For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ऑडिटिंग सेशंस में आप सबका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरनल ऑडिट। क्या है ये इंटरनल ऑडिट? अगर मैं ऑडिट को क्लासिफाई करूं, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? External audit means a statutory audit which is compulsory by law, जहाँ financial statements independently examine होते हैं। पर internal audit उससे थोड़ा हटकर है। Internal audit कहाँ पे दिया गया है? Section 138 of Companies Act. Internal audit under Section 138 of Companies Act 2013 क्या कहता है? इट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट में देखा था, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे मैं बोल रही हूं इट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट शॉर्ट में लिख रही हूं, मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स व्हाट? continuous and critical appraisal of continuous and critical appraisal किस चीज का? of functioning of an entity with a view, just a second, with a view to suggest improvement. स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमने देखा था इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। यहाँ पे आपने देखा इट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का ही फंक्शन है यार। मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और क्रिटिकली अप्रेजल, व्हाट इज क्रिटिकली अप्रेजल? यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली एंड सिस्टमैटिकली असेसिंग। It is a process of carefully and systematically assessing or checking the functions, all the functions of the entity. हर एंटिटी के हर फंक्शन को केयरफुली और सिस्टमैटिकली चेक कर रहा है इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंटली। और मुद्दा क्या है? वो सजेशंस देता है कैसे इसको और बेहतर करा जाए, इसको कैसे इम्प्रोवाइज करा जाए। यहाँ पे ओपिनियन के अलावा सजेशंस हैं। Internal audit is a suggestion given to the management by the auditor how to improvise their own functions. तो क्या आपने देखा? आएगा एक्सटर्नल ऑडिटर, चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खाते वाते चेक करके ओपिनियन देख के चला जाएगा। पर इंटरनल ऑडिटर बच्चों अलग है, वो मैनेजमेंट में के लिए काम करेगा। मैनेजमेंट के एक एक फंक्शंस को, टॉप टू बॉटम फंक्शंस को क्रिटिकली असेस, चेक करेगा एक एक फंक्शन को। और जिस फंक्शन में कमी दिखती है उसी में सजेशन देगा कि इसको और बेहतर कैसे करा जाए। अब इंटरनल ऑडिट इज बेसिकली कहाँ सजेशंस दिए जाते हैं? तीन जगह इंटरनल ऑडिटर सजेशन देता है। ये गिव सजेशंस थ्री पार्ट्स पे। पहला, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल। अगला सजेशन रहेगा इन इंटरनल कंट्रोल। और तीसरा सजेशन रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। इन तीन जगह इंटरनल ऑडिटर सजेशंस देगा। और सजेशंस कैसे देगा? पहले इसे क्रिटिकली चेक करेगा। इन तीनों फंक्शंस को, मैं बोलूंगी मैनेजमेंट के तीनों फंक्शंस को इंटरनल
ऑडिटर क्रिटिकली असेस करेगा, फिर तीनों ही फंक्शंस पे अपने सजेशंस देगा इम्प्रूवमेंट। तो अब हम समझते हैं ये पहला फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस। ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस का मतलब होता है इट इज अ मैनर ऑफ कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्शंस एंड टास्क। कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर कंट्रोल करती है, अपने यहाँ रेगुलेट करती है सारे एक्शंस और सारे टास्क को। सीधी बात, कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर और हायरार्की काम करते हैं, हाउ द स्ट्रक्चर एंड हायरार्की इज डिफाइंड। अब जहां हायरार्की नहीं है, जहां स्ट्रक्चर नहीं है, क्या ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से काम कर रही है कि वो अपने गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस कैसा है, गवर्नेंस मतलब वो इस प्रकार से काम कर रही है, उसकी हायरार्की, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से काम कर रहा है कि वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर पा रहा है, रेगुलेट कर पा रहा है, उनके जो जो टास्क दे रही है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, तो जो बॉटम लेवल पे भी बैठे वो काम टास्क प्रॉपर्ली कर पा रहे। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस, कि कैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है या फिर रेगुलेट करती है किसको, जो जो एक्शंस एंड टास्क उनके अंडर एम्प्लॉयज को करने होते हैं। तो कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्शंस एंड टास्क गिवन बाय द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस। अब यहाँ पे भाई इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर आएगा, इस पूरे गवर्नेंस को क्रिटिकली चेक करेगा कि हाँ जो जो काम टॉप लेवल ने लोअर लेवल को दिए हैं वो टाइमली टास्क पूरे हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो जो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस चाहता है कि उसके जितने भी गोल्स हैं टाइमली अचीव हो जाए, प्रॉपरली अचीव हो जाए, उनके सारे का सारा कंट्रोलिंग उनके हाथ में रहे, सारा रेगुलेशन उनके हाथ में रहे, इस चीज को चेक करेगा कि सचमुच गवर्नेंस सही तरीके से चल रही है, हायरार्की अपने काम ढंग से कर रही है, स्ट्रक्चर ढंग से ऑर्गेनाइज है, सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल ढंग से अचीव कर रही है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस। सेकंड आता है इंटरनल कंट्रोल। तो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल एक टूल है, एक टूल है, किस चीज का टूल, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल है, सारे ऑपरेशंस इफेक्टिवली एफिशिएंटली चलते हैं। देखो इंटरनल कंट्रोल इज अ वेरी बिग टॉपिक जो ऑलरेडी एक आपके सी इंटर के चैप्टर नंबर 4 पे दे रखा है, पर इंटरनल कंट्रोल को मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में कवर कर रही हूँ। इंटरनल कंट्रोल इज बेसिकली अ टूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, जहां इस टूल से वो क्या करती है, ये चेक करती है कि हमारे यहाँ सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है, प्रॉपर कंप्लायंसेस चल रहे हैं, सारे ऑपरेशंस इफेक्टिवली एफिशिएंटली चल रहे हैं। दिस इज इंटरनल कंट्रोल। So it is basically a tool, it is basically a process of the organization कि उनके यहाँ सब ठीक ठाक है, related to financial information, related to compliances, related to operations, ये सब ठीक ठाक है। That is internal control. अब यहाँ पे internal auditor का क्या काम है, वो चेक करेगा, critically assess करेगा कि internal control are strong enough, they are strong enough to basically sync with each other. वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आपस में सिंक हो रहे हैं, हाँ सचमुच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है, हाँ सचमुच कंप्लायंसेस प्रॉपर है, हाँ सचमुच ऑपरेशंस आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इंटरनल कंट्रोल जो प्रोसेस है वो ठीक ठाक चल रहा है, तमीज तहजीब पे चल रहा है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस इंटरनल कंट्रोल को बेसिकली अगेन क्रिटिकली चेक करेगा इंटरनल ऑडिटर, और जो भी कमी होगी बताएगा कि अपने कंट्रोल सिस्टम को ठीक करिए, ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे दिक्कतें हैं, इतने स्ट्रांग होने चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है या नहीं, इसको क्रिटिकली चेक करेगा इंटरनल ऑडिटर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड फंक्शन, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट क्या है भाई? हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क पासेस टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों को काम पास होता है। अब जब काम पास होता है तो देयर इज ऑलवेज अ चांसेस ऑफ गैप्स एंड लूपहोल्स, और जब काम पास होता है, जब चांस होते हैं लूपहोल्स के, गैप्स के, उससे बहुत ज्यादा खतरा होता है, रिस्क होता है, खतरा होता है किस चीज का? एरर्स का, फ्रॉड्स, मिस्टेक्स, इन सब का खतरा होता है, इन सब का रिस्क होता है। तो रिस्क किस चीज का? ऑर्गेनाइजेशन का, कि अलग अलग लोगों को काम जा रहा है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अब वो अपने लेवल पे क्या फ्रॉड कर रहे हैं, क्या एरर कर रहे हैं, ऐसा रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। अब इंटरनल ऑडिटर का क्या काम रहेगा? अब यहां पर इंटरनल ऑडिटर आएगा और वो क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा? ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट, देखते हैं यहाँ पे, ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिस्क, ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई, वो ढूंढेगा रिस्क को, साथ साथ वो क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा, मेजर करेगा रिस्क को, कितना बड़ा खतरा है, छोटा खतरा है, बड़ा खतरा है। फिर वो साथ साथ प्रायोरिटाइज करेगा, कौन सा रिस्क प्रायोरिटी पे ले, कौन सा खतरा बाद में देखेंगे, अभी किसको पहले ध्यान देना है। एंड फाइनली मैनेजमेंट को सजेशन देगा हाउ टू मिटिगेट दिस रिस्क, इन सारे खतरों को कैसे मिटिगेट करा जाए, ऐसा सजेशन हमारा इंटरनल ऑडिटर देगा। तो इंटरनल ऑडिटर इज बेसिकली व्हाट इट इज, एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का ही फंक्शन है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को क्रिटिकली, केयरफुली, सिस्टमैटिकली चेक कर रहा है और सजेशंस दे रहा है, जहां गड़बड़ी है इसे ठीक कर लो, इसे ठीक कर लो, ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन, स्मूथ, बढ़िया तरीके से चलेगा अगर ये सारे फंक्शन ढंग से काम करते हैं। गवर्नेंस ढंग से काम कर रही है, इसका मतलब कंट्रोल बढ़िया है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, रेगुलेशंस बढ़िया है, सारे एक्शंस एंड टास्क टाइमली खत्म हो रहे हैं, हायरार्की के काम, हायरार्की जो स्ट्रक्चर टॉप लेवल हायरार्की है उसको सब सुन रहे हैं, उसकी बातें सब फॉलो कर रहे हैं, जो लोअर लेवल स्टाफ है वो फॉलो कर रहा है अपने हायर लेवल स्टाफ को। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस, ये स्मूथली चल रहा है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंटरनल कंट्रोल एक बहुत बड़ा प्रोसेस है यार, एक बहुत बड़ी टूल टेक्निक है जो ऑर्गेनाइजेशन लगाती है, जिससे उनके इंफॉर्मेशन रिलायबल होते हैं, कंप्लायंसेस प्रॉपर होते हैं, ऑपरेशंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलते हैं। तो यहाँ पे भी बोलेगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ियां नहीं होती। तो इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ये चेक करेगा कौन? इंटरनल ऑडिटर। रिस्क मैनेजमेंट देखेगा, रिस्क मैनेजमेंट में कि भाई इतने इतने लोगों को इतने इतने सारे काम मिले हुए हैं, सब अपने लेवल पे एरर फ्रॉड कर सकते हैं ना, तो ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क, ही इज गोइंग टू इवैल्यूएट, ही इज गोइंग टू मेजर द रिस्क, ही इज गोइंग टू प्रायोरिटाइज द रिस्क कि कितना खतरा है, कितना, कौन सा बड़ा खतरा है, किसको पहले ध्यान देना चाहिए, और इन सारे खतरों को मिटिगेट कैसे करें। ये सारी सजेशंस, चाहे वो गवर्नेंस के लिए सजेशंस हो, चाहे कंट्रोल्स के लिए सजेशन हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट के लिए सजेशन हो, ये सारी सजेशन इंटरनल ऑडिटर की रहती है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई हो। इंटरनल ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। कॉन्टिन्यूसली पूरे साल यार 12 महीने कॉन्टिन्यूसली, क्रिटिकली का मतलब केयरफुल, सिस्टमैटिक, अप्रेजल का मतलब असेसिंग व्हाट, सारे फंक्शंस, चाहे वो गवर्नेंस का फंक्शन हो, चाहे इंटरनल कंट्रोल का फंक्शन हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन हो, और सब में सजेशन देना, सजेशन, व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट। दिस इज इंटरनल ऑडिट। आईजी बुक्स में से भी देखते हैं, तो बुक में लिखा है इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन एज डिफाइन द स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। कौन सा एसए लग रहा है? एसए 610। एसए 610 किस पे है? इंटरनल ऑडिटर पे, जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करता है। पर फिलहाल हम एसए 610 नहीं देख रहे, हम इंटरनल ऑडिट का मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट का मतलब an independent management function
which involves continuous and critical appraisal of the functioning of the entity with a view to suggest improvement and add the strength to the overall governance. भाई साहब, कैसी गवर्नेंस है, कैसा हायरार्की है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या वो अपने पूरे स्ट्रक्चर को मतलब प्रॉपर मैनर से कंट्रोल और रेगुलेट कर पा रहा है या नहीं, कैसा एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट है, क्या एरर और फ्रॉड आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मिटिगेट हो रहे हैं या नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑपरेशंस इफेक्टिवली चल पाए. So this is basically the work of internal auditor. I hope the definition is clear to the entire class. चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट. एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट समझते हैं. आइए सेक्शन 138 रीड विद रूल नंबर 13 बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट. सेक्शन 138 of Companies Act, read with Rule 13 of Company Account Rules 2014 बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट कि वो किस प्रकार की कंपनी पर एप्लीकेबल होता है. तो रूल 13 में लिखा है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनी. जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है सब पर इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी मैंडेटरी. सेकेंड कैटेगरी आती है अनलिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी, क्या हर अनलिस्टेड कंपनी पर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना या इंटरनल ऑडिटर्स होना मैंडेटरी होता है? नहीं. अनलिस्टेड कंपनी के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है. हर अनलिस्टेड कंपनी पर इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, पर जो कंपनी अनलिस्टेड है वो इन 4 कंडीशन में से किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल करती है, उस पर इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है. तो आई एम राइटिंग डाउन एनी वन कंडीशन, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन गेट फुलफिल्ड आउट ऑफ 4 कंडीशंस in the preceding financial year, internal audit becomes compulsory in that unlisted company. अब वो any one condition कोई सी भी हो सकती है out of the 4 conditions. Now what is the condition? पहली condition क्या है जी? जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 50 करोड़ और more in the preceding financial year, in the preceding financial year, जिस भी अनलिस्टेड कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ और मोर है, वहां पर इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए. उस प्रकार की कंपनी में इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव टर्नओवर. टर्नओवर कितना? अब मैं यहां पर एक पॉइंट लगा रही हूं, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम टर्नओवर देख सकते हैं. इफ द टर्नओवर इज 200 करोड़ और मोर, अगेन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अब मान लीजिए किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़ है, पर उसका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, लेट्स से 250 करोड़ है, तो उस कंपनी में क्या होगा? इंटरनल ऑडिट होगा. हाँ जी, यस, बिकॉज टर्नओवर वाला क्राइटेरिया या पेड अप शेयर कैपिटल वाला क्राइटेरिया, कोई सा भी क्राइटेरिया चल सकता है. इट कैन बी एनी वन कंडीशन आउट ऑफ द 4 कंडीशन, एंड दैट वी चेक इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अगेन मैं यहाँ पे और लिखती हूँ. तीसरी कंडीशन क्या आती है बच्चा? थर्ड कंडीशन इज आउटस्टैंडिंग लोन और द बोरोइंग्स टेकन फ्रॉम द बैंक और द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सबको एग्रीगेट कर लो, सबको जोड़ लो, सारे के सारे आउटस्टैंडिंग लोन को, सारे लोन्स को जोड़ लो जो बैंक से लिए, पीएफआई से लिए. अगर वो आउटस्टैंडिंग लोन यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा एक्सीड कर रहे 100 करोड़. अब मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सीड्स 100 करोड़, मतलब नॉट 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा.
अगर आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ तक है कोई इश्यू नहीं, पर अगर उससे ज्यादा है तो इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए। तो इट इज, आप यहाँ पे देखिए 50 और 200 है, पर यहाँ पे चेंज है, इट एक्सीड्स 200 करोड़। और यहाँ पे एक और बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? किसी भी समय अगर 100 करोड़ से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग लोन है, किसी भी समय, लास्ट ईयर किसी भी समय, लेट से कंपनी है, उसके ईयर एंड में उसके आउटस्टैंडिंग लोन कम था, पर साल के बीच में उसका लोन था 110 करोड़, 110 करोड़, पर साल खत्म होने में 31 मार्च को वो लोन चुका दिया और वो 80 करोड़ के बराबर बच गया, तो क्या वहां इंटरनल ऑडिट होगा? हाँ जी होगा, बिकॉज इट इज एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी एक भी दिन अगर 100 करोड़ से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग लोन है तो वहां पर इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव, इसी से सिमिलर, दैट इज आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। कितना? 25 करोड़ और मोर, यहाँ पे एक्सीडिंग नहीं है, 25 करोड़ और मोर। अगेन आई विल राइट डाउन वन लाइन, एट एनी point of time, at any point of time during the preceding financial year। आप आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ले रखे हैं और मान लीजिए 30 करोड़ के लिए हुए थे और दे दिए, वापसी कर दिया, अब 20 करोड़ के ही बचे हैं, क्या वहां इंटरनल ऑडिट होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो 30 करोड़ थे, भले ही अभी वो 30 करोड़ नहीं है, हमने वापसी दे दी है, 10 करोड़ लौटा दिया है और अब बस 20 करोड़ बचा है। पर एक समय तो ऐसा था लास्ट ईयर कि जब वो 25 करोड़ और मोर थे, तो वहां पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या होगा? कंपल्सरी। एंड इधर भी, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी? और। अब इन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को हम लेके चले, अगर मान लीजिए पेड अप कैपिटल में आप आ रहे हैं, या टर्नओवर, या लोन, या डिपॉजिट्स, किसी भी एक कंडीशन में अगर फुलफिल हो रहा है तो वहां पर उस अनलिस्टेड कंपनी में इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी होगा ही होगा। आपसे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं। आपसे ट्रू फॉल्स में पूछेंगे क्या आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ और मोर होना चाहिए? आप बड़े क्लियरली ध्यान दीजिएगा, इट शुड एक्सीड्स 100 करोड़, इट शुड नॉट इक्वल टू 100 करोड़, बट इट शुड एक्सीड्स 100 करोड़। तो यहां से एक ट्रू फॉल्स आ सकता है जी। So these are the 4 conditions, एक में भी अगर आप आ जाते हैं तो वहां पर इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा मजेदार सा क्वेश्चन देखते हैं। एक XYZ लिमिटेड है, एक अनलिस्टेड कंपनी, उस अनलिस्टेड कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़, उसके पास टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 256 करोड़, उसने बैंक से लोन ले रखा है और वो अभी आउटस्टैंडिंग चल रहा है एंड इट इज अराउंड 88 करोड़। क्या यहाँ पर इंटरनल ऑडिट होगा? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज पेड अप शेयर कैपिटल भले ही कम है, लोन भले ही कम है, पर उसका टर्नओवर इज एक्सीडिंग, it is more than 200 crore or more. So because of the turnover criteria, as per turnover is 200 crore or more, that is why in this type of company the internal audit is mandatory. तो XYZ लिमिटेड में इंटरनल ऑडिट होना चाहिए बिकॉज टर्नओवर इज 200 करोड़ और मोर। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट कि एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वहां इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। तो आपने क्या सीखा जी? आपने देखा एज पर रूल 13 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल्स लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी में अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, एनी वन आउट ऑफ द 4 कंडीशन, तो वहां पे भी इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। अब कौन सा तीसरी कैटेगरी आती है? तीसरी कैटेगरी आती है जी
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में क्या इंटरनल ऑडिट होना चाहिए? प्राइवेट कंपनी ऊपर की ये जो 4 कंडीशन है A, B, C, D, इसमें से 2 कंडीशन उठाती है, दैट इज कंडीशन B एंड कंडीशन C। यानी कंडीशन B कौन सी है? वेयर द टर्नओवर इज 200 करोड़ और मोर। कंडीशन C कौन सी है? वेयर द आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स exceeds 100 करोड़ और मोर। और मोर नहीं लिखेंगे, सॉरी, और मोर नहीं, इट इज एक्सीड्स 100 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब दोनों में से एक कंडीशन अगर अप्लाई हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो उस प्राइवेट कंपनी में भी इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। यहां पर प्राइवेट कंपनी में हम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखते, because the private companies are having the limited shareholder, that is why we do not see the criteria of paid up share capital, and outstanding public deposits bhi nahi dekhte because private companies are not allowed to accept public deposits. So these A and D condition private company में लगती नहीं है, सिर्फ condition B लगती है और condition C लगती है। outstanding loan exceeds 100 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया में अगर प्राइवेट कंपनी आ जाती है तो वहां पर भी इंटरनल ऑडिट क्या होता है? मैंडेटरी। तो अभी हमने सीखा कहां कहां इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी होता है। जल्दी से क्विक रिकैप देखते हैं आपके नोट्स में से। एज पर सेक्शन 138 रूल 13 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल्स, कहां इंटरनल ऑडिट होना चाहिए? इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट की फर्म होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिटर सिंगल है, फर्म मतलब ग्रुप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। फर्स्ट, लिस्टेड कंपनी कोई क्राइटेरिया, सिर्फ लिस्टेड है, कोई मतलब नहीं है टर्नओवर से, कैपिटल से, होना ही चाहिए इंटरनल ऑडिट। और अनलिस्टेड में शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़ at any point of time, and outstanding deposits 25 करोड़ और more at any point of time। तो ये अनलिस्टेड कंपनी के लिए हो गया। और प्राइवेट कंपनी के लिए दो ही ऊपर की कंडीशंस कट कॉपी पेस्ट हो रही है, क्या जी? टर्नओवर वाली और आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ वाली at any point of time। So this was about the applicability of internal audit as per section 138 rule 13 of companies accounts, कंपनी अकाउंट रूल्स। इस प्रकार की कंपनी में इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए। और कब कब होना चाहिए? जब ये रूल आया था उसके 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 138 और रूल 13 के आने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इंटरनल ऑडिट होना चाहिए था। इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए था या इंटरनल ऑडिट की फर्म होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी में या अनलिस्टेड कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, इफ दे फॉल अंडर द कंडीशंस। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट फर्म्स। नाउ द नेक्स्ट वी हैव, अब हम देखेंगे हु इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन है भाई? हु इज इंटरनल ऑडिटर? जी पहला इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑफ कोर्स इंटरनल ऑडिट सीएस कर सकते, पर पहले 2013 से पहले सिर्फ इंटरनल ऑडिट सीएस ही कर सकते थे, पर आज के समय 2013 के बाद स्कोप बढ़ चुका है। इंटरनल ऑडिट कैन बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैन बी डन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट और any other professional, it can be CA, cost accountant, any other professional में कौन आ गया? CS भी आ गया, MBA भी आ गया, कोई सा भी प्रोफेशनल। ठीक है, एडवोकेट हो गया, MB हो गया, CS हो गया, कोई सा भी प्रोफेशनल जिसको पूरा ज्ञान होगा किस चीज का, जैसे मैंने सिखाया इंटरनल ऑडिट के बारे में आपको, जो गवर्नेंस समझता है, जो रिस्क मैनेजमेंट समझता है, जो इंटरनल कंट्रोल को समझता है, वो इसको
ढंग से एग्जामिन कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है, इनको सजेशन दे सकता है, ऐसा प्रोफेशनल इंटरनल ऑडिट कर सकता है जिसे इस सारी चीजों का ज्ञान है. सो अदर प्रोफेशनल एज, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगी, एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो बोर्ड डिसाइड करेगा वो प्रोफेशनल इंटरनल ऑडिटर कर सकता है, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई सा भी प्रोफेशनल. अब नेक्स्ट आता है दैट पर्सन, जो भी प्रोफेशनल आपने हायर करा, बोर्ड ने हायर करा, वो प्रोफेशनल क्या हो सकता है? ही मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय. क्या कहना चाह रहे हो मैम आप? मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय. मे का मतलब वो एज एन एम्प्लॉय भी आप इंटरनल ऑडिटर रख सकते हो. 9 से 5 की नौकरी दो, उसे एज एन एम्प्लॉयमेंट के बेस पे रखो, तनख्वाह दो, एम्प्लॉय की तरह रखो, सैलरी दो. ही कैन बी अ एम्प्लॉय. एंड मे नॉट बी एन एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? आप किसी फर्म को हायर कर सकते हो, वो इंटरनल ऑडिटर की फर्म आएगी, वो ऑडिट करके चली जाएगी, वो आपकी एम्प्लॉय नहीं है, वो अपनी प्रोफेशनल ऑडिट फीस लेगी और वो फर्म आएगी और ऑडिट करेगी. तो अब आपकी बोर्ड की मर्जी है, आपको इंटरनल ऑडिटर एज अ एम्प्लॉय रखना है, एज अ फर्म रखना है. अब फर्म की तरह आप रखोगे, अगर आप किसी फर्म वाले को बुलाते हो तो उस फर्म के पास डेफिनेटली क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ऑडिट करने का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. और अगर आप किसी एम्प्लॉय को ही रखते हो, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो हो ही नहीं सकता, ये बात आप जानते हो. एम्प्लॉय कैन नॉट टेक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. सो दिस वाज अबाउट हु इज इंटरनल ऑडिटर. देखते हैं आपके नोट से, जल्दी से देखिए, हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर. जी पहली लाइन लिखी है यहाँ पे, द फर्स्ट लाइन रिटन ओवर हियर. He can be a chartered accountant, he can be a cost accountant, whether engaged in practice or not. अब मान लीजिए वो प्रैक्टिस में है, इट मीन्स उसकी अपनी सीए फर्म है, वो आपके यहाँ नौकरी नहीं करेगा, वो वहां पर आएगा फ्रॉम द फर्म, नॉट एज अ एम्प्लॉय बट एज अ, एक फर्म को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर आप उसको नॉट अ प्रैक्टिसिंग फर्म रख रहे हो तो यू कैन कीप हिम एज अ एम्प्लॉय एंड गिव हिम अ सैलरी. और एनी अदर प्रोफेशनल as may be decided by the board to conduct the internal audit. ठीक है. एंड वही सेम लाइन, he may or may not be an employee. तो अगर वो एम्प्लॉय है, इसका मतलब क्या हुआ? आप उसे तनख्वाह दे रहे हैं. और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, उसके पास अपनी प्रैक्टिस है, उसकी अपनी फर्म है, वो फर्म आएगी आपके पास और आप उसे ऑडिट फीस देंगे इंटरनल ऑडिट करने के लिए. So this was about who can be appointed as internal auditor. And we have done the entire concept of internal audit. और लास्ट में इसके फंक्शन में वही 3 लाइन लिखी है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई. क्या? इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस को इवैल्यूएट करना और सजेशंस देना कि कैसे इसे इम्प्रोवाइज करा जाए. तो लास्ट में एक क्विक रिकैप करते हैं जल्दी से हम लोग और अपना पूरा कॉन्सेप्ट यहीं खत्म करते हैं. तो आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे जिससे ये पूरा टॉपिक आपको टिप्स पे हो जाए फॉर योर सीए इंटर. So internal audit means what? It is a management function. It is an independent is a very important word, management function. और ये independent management function क्या करता है? Basically continuously and critically appraisal of what? Critically appraisal of all the functionings of the management. चेक करता है, इवैल्यूएट करता है इंटरनल ऑडिटर सारे मैनेजमेंट की फंक्शनिंग को. एक ही काम है, विद अ व्यू टू प्रोवाइड सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट. तो कहाँ कहाँ चेकिंग करता है? ओवरऑल गवर्नेंस देखता है, हायरार्की स्ट्रक्चर देखता है, रिस्क मैनेजमेंट देखता है कि कहाँ खतरा है, इसको मिटिगेट कैसे करा जाए, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस देखता है, कहता है इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रांग है भी या नहीं. तो ये इंटरनल कंट्रोल का और गवर्नेंस का या रिस्क मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस देखता है इंटरनल ऑडिटर और सजेशंस देता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहिए. और एप्लीकेबिलिटी तो आपने अभी देखी, लिस्टेड
अनलिस्टेड एंड प्राइवेट, लिस्टेड के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, अनलिस्टेड के लिए 4 कंडीशन में से एक भी कंडीशन में अगर आती है कंपनी तो इंटरनल ऑडिटर होगा। 200 crore turnover, paid up capital 50 or more, outstanding borrowing exceeding 100 crore at any point of time, and outstanding deposits 25 crore or more at any point of time. So this was about the कौन सी unlisted company में internal audit होना चाहिए, और private company में सिर्फ 2 ही condition, turnover वाली and कौन सी वाली, the next condition is borrowings and loan कितना, exceeding 100 crore, same as it is. आई होप ये आपको मेरे साथ याद भी हो गया होगा, और इट कैन बी डन बाय एनी सीए, कॉस्ट अकाउंटर और एनी प्रोफेशनल एज डिसाइडेड बाय बोर्ड. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ और साथ साथ याद भी हो गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट. इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट हिट द लाइक, बहुत सारी लाइक हिट करो. थैंक यू सो मच.